प्रश्न नंबर 841। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्नदेई। तो 841 में प्रश्न है, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है आपका रुम्नदेई से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 842। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की? नंबर ए भाब्रू बैराज लेख, नंबर बी लघु शिलालेख सासाराम, नंबर सी लुम्बिनी स्तंभ लेख, नंबर डी शिलालेख बारवा। तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की? वो आपके किस अभिलेख में है? तो वह आपका नंबर सी लुम्बिनी स्तंभ लेख। तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में क्या है आपका कि अशोक ने करों में जो कुछ रियायतों की घोषणा की थी उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान देता है। कौन देता है जानकारी प्रदान? वो देता है आपका लुम्बिनी स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है 843। अशोक का रुम्नदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो अशोक का रुम्नदेई स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका नंबर बी बुद्ध के जन्म से। तो जो अशोक का रुम्नदेई अभिलेख है उसमें क्या दर्शाया गया है? तो उसमें दर्शाया गया है कि बुद्ध के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? रुम्नदेई अभिलेख में। अगला प्रश्न है 844। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कनिष्क के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से, हर्ष के अभिलेख से, नंबर डी धर्मपाल के अभिलेख से। नंबर डी धर्मपाल के अभिलेख से। तो प्रश्न क्या है आपका 844? निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये आपके अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 845। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। नंबर ए विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व छठवीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। नंबर बी वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो कूट क्या सही है आपके? ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत हैं। ए और बी, ए सही है जबकि बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। तो 845 का आपका एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं। नंबर ए विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व छठवीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। क्या ये बात सही है आपकी? नंबर बी वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा ए, क्योंकि विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व छठवीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल रहा था। क्योंकि छठवीं ईसवी शताब्दी पूर्व में क्या हुआ था कि दो नए धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनका उदय होने का कारण क्या था कि वैदिक धर्म था, उनमें ब्राह्मणवाद, जटिल कर्म कांड वगैरह, बलि वगैरह से आदमी जो आम इंसान था ना, तो वो क्या उससे परेशान हो चुका था। तो इस कारण नए धर्मों का उदय हुआ। दो नए धर्म हो गए। कौन कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो बहुत से लोग इस तंगी से उधर चले गए, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। तो इसलिए आपके दोनों कथन आपके सही है। अगला प्रश्न है 846। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? रॉबर्ट सेवेल ने, भूलन ने, जेम्स प्रिंसेप ने, कॉर्डिगटन ने। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले विद्वान आपके कौन थे? वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न 847। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कन्निंगम, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप।
तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। तो इसने ही क्या किया था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अशोक का अभिलेख किसमें थे? ब्राह्मी अभिलेख में और खरोष्टी अभिलेखों में। ठीक है, तो जो ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी, अशोक के जो शिलालेख थे उनको किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। 848 सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन डिस्पाइसर किसने किया था? सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था? यानी कि जो अभिलेख लिखे थे कौन के? अशोक के, उनको किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज वोलर, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। तो 848 का ऑप्शन है आपका नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के शिलालेखों की व्याख्या करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है 849 अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? सारनाथ का स्तंभ लेख, लुम्बिनी का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख, सांची का स्तंभ लेख। तो अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो वह कौन सा अभिलेख है? तो वह है आपका नंबर बी, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। तो लुम्बिनी के स्तंभ लेख में क्या दर्शाया गया है कि ग्राम में, अशोक के ग्रामों में क्या किया गया था? भू राजस्व में जो रियायत दी गई थी उसका वर्णन किया गया है। किसमें? लुम्बिनी के स्तंभ लेख में। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न है 850 अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? 12वें वर्ष में, 90वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 26वें वर्ष में। तो अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? वह की थी आपके 20वें वर्ष में। यानी कि जब से अशोक ने राजगद्दी संभाली थी उसके 20वें वर्ष में क्या किया था? लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो लुम्बिनी किससे संबंधित है? तो लुम्बिनी आपके संबंधित है बौद्ध धर्म के, है ना। तो बुद्ध का जब जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका लुम्बिनी में। और लुम्बिनी है कहाँ आपकी? नेपाल के तराई प्रदेश में। अगला प्रश्न है 851 कथन ए मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण आर भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट की सहायता कीजिए। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो प्रश्न क्या था आपका? कथन मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है? इसका आपका नंबर सी सही है। कथन तो सही है लेकिन कारण आपका गलत है, क्योंकि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो जो मौर्यकालीन शासक थे उन्होंने धर्म के आधार पर जो अनुदान दिया जाता था वो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कारण भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो ये आपके कारण गलत है और कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी 851 का। अगला प्रश्न है 852 अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समष्टि के विचारों का प्रसार किया। कूट ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आपका 852 का प्रश्न क्या है आपका? तो वो है आपका नंबर बी। कथन क्या है? अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो ये बात सही है आपकी। कारण क्या है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो ये भी बात सही है। तो दोनों की व्याख्या भी सही है और कथन भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है 853 अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कौन सा सही है आपका 853 का? तो वो सही है आपका नंबर बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अशोक ने
कलिंग को मौर्य साम्राज्य में लिया था। आप सभी को ज्ञात होगा कि इसमें एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें हजारों आदमी मारे गए थे। किसमें? कलिंग युद्ध में। तो कलिंग कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है। तो क्या है कि अशोक ने इस आखिरी युद्ध था कौन सा? उसका कलिंग युद्ध। उसके बाद उसने युद्ध नीति त्याग दी और धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ा और समाज कल्याण में उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलिंग जीता क्यों उसने? क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग वो स्थान था जहाँ से वह अपने स्थलीय और जलीय मार्गों को नियंत्रित कर सकता था। ऐसी मेन जगह थी कौन? कलिंग। तो इसलिए उसे इसके लिए भयानक युद्ध करना पड़ा। तो आपके दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 854। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दयाराम साहनी ने, चार्ल्स विल्किंसन ने, राखल दास बनर्जी ने, जेम्स प्रिंसेप ने। तो अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ने वाला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। तो प्रथम विद्वान वही था जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस लिपि को? ब्राह्मी लिपि को। अगला प्रश्न है 855। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? सॉरी, यहाँ पे एक मात्रा है, खोज निकाली थी। जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन ए फिलिट ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? तो वह निकाली थी आपकी नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ही वह विद्वान थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि पढ़ने की विधि विकसित की। अगला प्रश्न है 856। अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार सुमेलित कीजिए। राज्य और राजा, तो आपको मिलान करना है कौन सा सही है। तो सीरिया, तो सीरिया में कौन थे? आंतियोक। तो ए का बी। मिरा, मिरा में कौन थे? टालमी द्वितीय। मैसोडोनिया, मैसोडोनिया में कौन थे? एंटीगोनस। और कोरिंथ, कोरिंथ में कौन थे? अंतकिन। एक और फिर मिलानी है। तो सीरिया में कौन शासक थे? वो थे आपके आंतियोक राजा। सीरिया में आंतियोक राजा था। मिरा में थे आपके टॉलमी द्वितीय। और मैसोडोनिया में कौन थे? मैसोडोनिया में थे एंटीगोनस। और कोरिंथ को थे अंतकिन। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, 856 का। अगला प्रश्न 857। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अधिकारी और मौर्य राजतंत्र के कर्तव्य। तो समाहर्ता, सन्निधाता, नागरक और अक्षपाटलिक ये किससे संबंधित थे? आइए देखते हैं। तो समाहर्ता संबंधित थे आपके नंबर 2 संग्राहक। और सन्निधाता थे आपके कोषाध्यक्ष व भंडाराध्यक्ष। फिर नागरक, तो नागरक संबंध थे आपके सी से नगर मजिस्ट्रेट से। और डी आपके अक्षपाटलिक। आपका चौथा ही बचा केंद्रीय लेखाधिकारी। आइए क्रम मिला करते। समाहर्ता कौन थे आपके? संग्राहक। सन्निधाता कौन थे? जिनको कोषाध्यक्ष कहा जाता था और भंडाराध्यक्ष भी कहा जाता था। नागरक कौन थे? नगर मजिस्ट्रेट को क्या कहा जाता था? नागरक। और अक्षपाटलिक किसको कहा जाता था? वो कहा जाता केंद्रीय लेखाधिकारी को। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न है 858। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची 2 अशोक के अभिलेख, अशोक के शिलालेख और प्रमुख विषय। तो किस शिलालेख में किस विषय से संबंधित है? तो वो है आपका 858 का प्रश्न। शिलालेख, तो शिलालेख में क्या है आपके? तो शिलालेख में है आपका
पुरुष तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय। तो शिलालेख द्वितीय में क्या है आपका, वो है नंबर 4, पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय। ये बात किसमें है, पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु शिलालेख 2 में। अब शिलालेख 5, तो शिलालेख 5 में क्या है आपका, तो शिलालेख 5 में है आपका नंबर 2 का 3, धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। कौन, शिलालेख 5। तो शिलालेख 5 क्या करता है, धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। आपका नंबर शिलालेख 8, तो शिलालेख 8 में क्या है आपकी, वो है धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। तो ये किस में लिखा गया है, ये शिलालेख 8 में लिखा गया है। अब शिलालेख 9 में क्या है, तो शिलालेख 9 में है नंबर 1, क्या है, रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है। तो परिमाण करते हैं अपना, ए का है चौथा। शिलालेख 2 में क्या है, पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय। तो किसमें है, 2 का 4। अब शिलालेख 5 में क्या है आपका, 3, धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। तो शिलालेख 5 में क्या है, धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। अब शिलालेख 8वां, तो शिलालेख 8 में क्या है आपका, वो है आपका धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। तो शिलालेख 8 में क्या है आपका, धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। अब बचा कौन सा आपका, शिलालेख 9, तो उसमें क्या है आपका, डी का 1, रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है आपका 859, निम्नलिखित में से किस स्रोत या स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया। तो अशोक का प्रथम कलिंग शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख, दीपवंश, दिव्यवदान। ये नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल 2, केवल 1, 1 2 एवं 3, 1 2 3 और 4। ये आपके लिखिए दोत और दोतों। तो इसका अर्थ क्या होता है, स्रोत एवं स्रोतों। तो निम्नलिखित में से किस स्रोत या स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। तो ये किससे वर्णित होता है, ये होता है आपका नंबर 2 से, अशोक का 13वां अभिलेख। तो ये आपका सही है, कौन, केवल ए ऑप्शन। तो ये अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें क्या है कि उसमें कलिंग का जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन किया गया है। किसमें, अशोक का 13वां अभिलेख। उसी से जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग पर हमला किया था और कलिंग विजय की थी। अगला प्रश्न है 860, कथन ए, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे भी है सी एवं डी। तो 860 का प्रश्न क्या है आपका, तो वह ऑप्शन नंबर आपका सी, ए सही है और आर गलत है। क्या कथन है, तो मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, ये बात सही थी। तो मौर्य साम्राज्य का पतन था वो अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, क्योंकि अशोक के अनुयायियों, ठीक, तो उनके जो पुत्र थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य उसको वो आगे ले जा सके। क्योंकि एक ये धर्म से जुड़ चुके थे, इन्होंने हथियार प्रथा त्याग दी थी, ठीक है, तो हथियार वगैरह के अस्त्र वगैरह ये शांत प्रिय थे, अहिंसावादी हो गए थे। इस कारण जो विदेशी आक्रमण थे, अगल बगल के राज्य थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये राज्य टूटता गया। कौन, मौर्य साम्राज्य। कारण क्या है, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो किस बात पे ज़्यादा जोर देने लगे थे, अहिंसावादी। तो बौद्ध धर्म क्या सिखाता है कि अहिंसावादी बनो, है ना। तो उनका एक ही युद्ध हुआ था अशोक का कलिंग के बाद, फिर उन्होंने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। तो छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने विद्रोह कर दिया अशोक के मरने के बाद, इसलिए मौर्य साम्राज्य विघटन की ओर बढ़ता गया। तो आपका ए सही है, लेकिन कारण आपका गलत है कि सेना विघटित कर दी थी, तो ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
अगला प्रश्न है 861, सहोगौरा ताम्रपत्र महास्थान अभिलेख नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है। 861 का प्रश्न आपका पूरा नहीं है कि सौगौरा ताम्रपत्र महास्थान अभिलेख नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए, तो ये आपका प्रश्न अधूरा है। चलो उसी का आंसर थे, हटाते प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका 864, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सम्राट, सूची 2 विरुद्ध। तो अशोक का क्या नाम था, किसके विरुद्ध? प्रश्न क्या है आपका? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में सम्राट है और सूची 2 में विरुद्ध है, तो कौन किसके विरुद्ध था? तो अशोक के विरुद्ध कौन था आपका? तो अशोक के विरुद्ध था आपका देवनाम पिय। तो 1 का 2 समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का कौन है आपका? परिक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है आपके? विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त कौन है आपके? तो वो हैं आपके 3 क्रमादित्य। तो इस प्रश्न में तो उन्हीं के नाम दर्शाए गए हैं। जैसे अशोक का एक प्रिय नाम है, तो वो क्या है? देवनाम प्रिय। ठीक है, तो अशोक का एक प्रिय नाम क्या है? देवनाम प्रिय। तो अशोक का है आपका 2। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है परिक्रमांक, 2 का 1। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है? क्रमादित्य। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी सही।